रात के 2 बज रहे थे। धनुपुरा रेलवे स्टेशन के छोटे से पत्थरनुमा प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा इतना गहरा था कि राजेंद्र को अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। स्टेशन की पीली रोशनी रह रहकर झिलमिला रही थी, मानो वो भी दम तोड़ने वाली हो। दूर कहीं एक कुत्ता रह रहकर रोने वाली आवाज में भौंक रहा था, जिससे रात की खामोशी और डरावनी लग रही थी। राजेंद्र वो शहर से आया नया मुंशी था, जिसे धनुपुरा के रसूखदार जमींदार के उलझे हुए बही खाते संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। उसने सोचा नहीं था कि गांव का सफर इतना डरावना होगा। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से, जहां अंधेरा सबसे घना था, एक आकृति उभरती हुई दिखाई दी। राजेंद्र का दिल जोर से धड़का। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। जब वो रोशनी के घेरे में आया तो राजेंद्र ने देखा कि वो एक लंबा दुबला आदमी था, जिसने पुराना मफलर लपेट रखा था। अरे ओ भाई साहब, जरा सुनिए तो। माफ कीजिएगा, ये धनुपुरा गांव किस तरफ पड़ेगा? मैं काफी देर से यहाँ अकेला खड़ा हूँ। उस आदमी की आंखें धसी हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी जम चुकी फीकी मुस्कान थी। उसने राजेंद्र को पैरों से लेकर सिर तक ऐसे देखा जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अजूबा हो। धनुपुरा? आप इस उजाड़ जगह पर बिल्कुल नए लगते हैं बाबूजी। क्या शहर की चकाचौंध छोड़कर यहाँ मरने खपने आए हैं? जी, मैं नया मुंशी हूँ। जमींदार साहब की कोठी पर काम है। स्टेशन पर ट्रेन बहुत लेट पहुंची। अब समझ नहीं आ रहा कि इतनी रात को गांव कैसे जाऊं। रास्ता भी एकदम वीरान है। रास्ता वीरान नहीं है मुंशी साहब, बस देखने वालों की कमी है। खैर, घबराइए मत। आप स्टेशन से बाहर निकलिए और सीधे हाथ वाले कच्चे रास्ते पर चले जाइए। करीब आधा वील चलने पर एक पुराना नीम का पेड़ दिखेगा। वो पेड़ खुद ही अपनी कहानी कहता है। उसके नीचे एक छोटी सी चाय की टपरी होगी, वहां आपको गुड्डू मिलेगा। वो अपना ऑटो लेकर वहीं खड़ा रहता है। वो आपको सुरक्षित गांव की दहलीज तक छोड़ देगा, अगर नसीब ने साथ दिया तो। नसीब? आपका क्या मतलब है? खैर, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेंद्र अपना भारी खोला उठाते हुए स्टेशन से बाहर निकल गया। रास्ता कच्चा था और दोनों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां थी। हवा चलने पर पत्तों की खसखसाहट ऐसी लगती जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने की इच्छा होती, क्योंकि उसे लग रहा था कि झाड़ियों के बीच कोई और भी है जो उसके कदमों के साथ कदम मिला रहा है। नीम के विशाल पेड़ के नीचे एक मध्यम बल्ब जल रहा था। राजेंद्र थक चुका था। वहां टूटी हुई बेंचों पर 2-3 लोग आग के चारों ओर ऐसे बैठे थे जैसे किसी गहरी मंत्रणा में हो। राजेंद्र बोला, राम राम भाइयों, यहाँ गुड्डू कौन है? बीच में बैठा एक आदमी, जिसकी एक आंख थोड़ी दबी हुई थी, धीरे से उठा। मैं ही गुड्डू हूं साहिब। इस काली रात में जब परिंदे भी पर नहीं मारते, आपको मुसाफिरी का शौक कैसे चढ़ा? मैं राजेंद्र हूँ, धनुपुरा का नया मुंशी। स्टेशन पर एक भले आदमी ने बताया कि तुम मुझे गांव छोड़ दोगे। क्या चलोगे? किराया जो कहोगे मिल जाएगा। गुड्डू के चेहरे के भाव अचानक गंभीर हो गए। उसने अपने पास बैठे साथियों की ओर देखा, जिन्होंने सिर झुका लिया। ओह, तो आप हैं वो बदनसीब। मेरा मतलब है नए मुंशी साहिब। हुजूर, मैं तो आपकी ही राह देख रहा था। खबर मिली थी कि आज कोई पढ़ा लिखा बाबू आने वाला है। चलिए चलिए, अब खड़ा रहना ठीक नहीं, रात जवान हो रही है। साहब, रात की ठिठुरन हड्डियों तक पहुंच गई होगी। मेरी टपरी की ये तगड़ी चाय पी लीजिए। एक बार इसका जायका चख लेंगे तो यकीन मानिए मौत तक इसका स्वाद नहीं भुला पाएंगे। राजेंद्र को प्यास और थकान लगी थी। तभी गुड्डू ने चाय वाले को बोला, ए चाय वाले, अपनी जुबान पर लगाम रख। साहब ने बोला ना कि उन्हें जल्दी है। मुंशी साहब, इन चक्करों में मत पड़िए। समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हवाएं अपना रुख बदल रही हैं और आसमान के बादल कुछ और ही कह रहे हैं। आप चलिए, कल दिन की रोशनी में जी भरकर चाय पी लीजिएगा। ऑटो स्टार्ट होते ही एक अजीब सी घरघराहट हुई, जैसे कोई गला दबा रहा हो। ऑटो गांव की गलियों में दाखिल हुआ। राजेंद्र ने खिड़की से बाहर देखा, गांव की रौनक गायब थी। हर घर के दरवाजे पर बड़े बड़े ताले लटके थे और खिड़कियों पर मोटे पर्दे थे। कहीं से भी एक दिए की रोशनी भी नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था मानो पूरा गांव किसी अदृश्य खौफ के साए में दुबक कर बैठा हो। गलियों के मोड़ पर कुछ काले साए मंडराते दिखे, जो ऑटो की रोशनी पड़ते ही गलियों में गायब हो गए। गुड्डू भाई, ये आपका गांव है या कोई कब्रिस्तान? इतनी खामोशी क्यों है? क्या यहाँ लोग शाम होते ही सो जाते हैं? साहिब, सन्नाटा सुरक्षा देता है। धनुपुरा की रीत यही है कि सूरज डूबने के बाद यहाँ की गलियां इंसानों के लिए नहीं रहती। आप अभी शहर की हवा खाकर आए हैं, धीरे धीरे आप भी अंधेरे से प्यार करना सीख जाएंगे। तभी रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ पड़ा। राजेंद्र ने महसूस किया कि तापमान अचानक गिर गया है। उसके रोंगटे खड़े हो गए।
ऑटो एक विशाल जर्जर हव कोठरी के पास रुका। इस कोठरी की दीवारें सीलन भरी थी और काई से ढकी थी। गुड्डू ने जोर से चिल्लाकर आवाज दी, ए मोहन, अरे ओ मोहन, कुंभकर्ण की नींद से जाग, मुंशी साहब की अमानत संभाल। एक अधेड़ उम्र का आदमी मोहन लालटेन लेकर बाहर आया। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी और उसकी चाल में एक अजीब सा डर था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे वो महीनों से सोया ना हो। उसने चुपचाप राजेंद्र का सामान उठाया और उसे अंदर ले गया। कोठरी के भीतर का माहौल और भी भारी था। साहब, ये कमरा आपके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। पुराना है, धूल मिट्टी है, पर रहने के लिए इससे सुरक्षित जगह पूरे गांव में नहीं है। मोहन, ये सब क्या हो रहा है? स्टेशन से लेकर यहां तक हर कोई पहेलियों में बात कर रहा है। क्या इस गांव में कोई महामारी आई है या कोई डाकुओं का डर है? साहब, आप बुद्धिमान आदमी हैं। सफर की थकान है, इसलिए दिमाग भ्रम पैदा कर रहा है। आप आराम कीजिए, सुबह सब ठीक लगेगा। जाते जाते उसने कमरे के सबसे दूर वाले कोने की ओर इशारा किया, जहां एक काला जंग लगा लोहे का फाटक था जो दीवार में मजबूती से जड़ा हुआ था। उस फाटक के पीछे से एक अजीब सी सड़न भरी बदबू आ रही थी। साहब, एक विनती है, चाहे कितनी भी गर्मी लगे या चाहे आपको उस तरफ से कोई संगीत सुनाई दे या कोई बुलाए, इस जांगले के फाटक को खोलिएगा मत। इसे हमेशा बंद ही रहने दीजिएगा। लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या राज है? साहब, इसके पीछे बस एक पुराना पीपल का पेड़ और एक गंदा सा तालाब है। वहां की हवा जहरीली है और मच्छर मक्खियों का भंडार है। बस एक बड़े की सलाह मानिएगा। इतना बोलकर मोहन कमरे से बाहर निकल गया और बाहर से कुंडी लगा दी। राजेंद्र दंग रह गया। बाहर से कुंडी? क्या वो यहां मेहमान था या कैदी? राजेंद्र को नींद नहीं आ रही थी। कमरे के भीतर की खामोशियां उसे डरा रही थी। मोहन की बातों ने उसके भीतर एक कौतूहल पैदा कर दिया था। उसने सोचा, आखिर उस तालाब में ऐसा क्या है जो एक मुंशी को डराया जा रहा है? क्या जमींदार के बही खातों में किसी जान का भी हिसाब छिपा है? तभी उसे कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च चलाई पर वहां कोई नहीं था। अचानक उस लोहे के फाटक के पीछे से एक मधुर पायल की झनकार सुनाई दी। वो झनकार धीरे धीरे एक सिसकी में बदल गई। राजेंद्र ने अपनी टॉर्च उठाई और दबे पांव उस फाटक की ओर बढ़ा। उसका हाथ कांप रहा था। फाटक को खोलते ही एक ची ची की कर्कश आवाज हुई जो रात के सन्नाटे में दूर तक गूंज गई। बाहर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। आसमान के बादल अब और भी घने और गहरे काले हो गए थे। चांद की हल्की रोशनी में वो विशाल पीपल का पेड़ किसी राक्षस की तरह खड़ा था, जिसकी टहनियां नीचे की ओर लटकी हुई थी, मानो किसी को पकड़ने के लिए हाथ फैलाए हों। ठीक उसके नीचे वो काला तालाब था, जिसका पानी स्थिर और बिल्कुल काला था। पानी इतना शांत था कि उसमें आसमान का अक्स भी नहीं दिख रहा था। तभी रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक सिसकी सुनाई दी। बचाओ, मुझे मार देगा वो, कोई तो बचाओ। राजेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि एक औरत जिसने नीली साड़ी पहन रखी थी धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और उसके सिर से खून की एक पतली धार बहकर सफेद साड़ी को लाल कर रही थी। अरे, कौन है वहां? बहन जी, रुकिए, आप वहां क्या कर रही हैं? वो जगह ठीक नहीं है। औरत ने सुना ही नहीं। वो जैसे किसी सम्मोहन में थी। राजेंद्र कमरे से बाहर कूदकर उस तालाब की ओर गया। रुकिए, मैं आपकी मदद करने आया हूं। क्या परेशानी है? मुझसे बात कीजिए। वो औरत तालाब के आखिरी छोर पर खड़ी हो गई। उसने फिर भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। अचानक उसने आसमान की तरफ मुंह किया और एक ऐसी भयानक चीख मारी जिसे सुनकर राजेंद्र का खून जम गया। वो चीख इंसानी नहीं थी, उसमें सैकड़ों लोगों का दर्द समाया था। अगले ही पल उसने गहरे काले पानी में छलांग लगा दी। राजेंद्र किनारे तक पहुंचा और पानी में झांका, लेकिन वहां एक भी लहर नहीं थी। पानी ऐसा शांत था जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। उसने टॉर्च की रोशनी पानी में डाली, पर उसे सिर्फ अपनी ही डरी हुई परछाई दिखी। सुबह राजेंद्र की आंखें लाल थीं। उसके कपड़ों पर तालाब की काली कीचड़ के निशान थे। वो बदहवास हालत में सीधे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा जहां मोहन अपनी बकरियां चरा रहा था। मोहन, रात को जो हुआ वो कोई सपना नहीं था। एक औरत मेरे सामने तालाब में कूद गई और तुम कहते हो कि वहां कुछ नहीं है। उसकी चीख अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। मोहन चारों तरफ देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। साहब, मैंने आपसे हाथ जोड़कर कहा था कि वो फाटक मत खोलना। आपने उसे देख लिया। अब इस गांव का कोई भी देव आपको नहीं बचा पाएगा। आपने उसकी तड़प को देख लिया है। अब वो आपको तब तक चैन से नहीं रहने देगी जब तक उसका हिसाब पूरा नहीं होता। मोहन,
ये अंधविश्वास बंद करो। मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी हूं। मुझे सच बताओ, वो औरत कौन थी और वो बार बार आत्महत्या क्यों कर रही है? क्या उसे मारकर वहां फेंका गया था? उसका नाम सुनीता था साहब। 3 साल पहले वो इस गांव की सबसे सुंदर बहू थी। उसकी हंसी से गांव की गलियां महकती थी। उसका पति विक्रम एक नंबर का शराबी और जल्लाद था। वो जमींदार का सबसे करीबी आदमी है, इसलिए कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता। वो उसे हर रात पीटता था। एक दिन खबर आई कि सुनीता ने तंग आकर उसी तालाब में डूबकर जान दे दी। लेकिन साहब, उस दिन के बाद से गांव की रौनक चली गई। लोग कहते हैं कि वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए आज भी वहीं भटक रही है। अगर उसने आत्महत्या की थी तो वो भटकेगी क्यों? आत्माएं तो तब भटकती हैं जब उनके साथ अन्याय हुआ हो। क्या किसी ने पुलिस को खबर नहीं दी? यही तो बात है साहब। पुलिस भी जमींदार की जेब में है। किसी ने सच नहीं देखा, पर उस रात विक्रम की कोठी से चीखे नहीं, बल्कि सुनीता की विनती सुनाई दे रही थी। वो मरना नहीं चाहती थी मुंशी साहब। उसने अपने छोटे भाई को पत्र लिखा था कि उसे यहां से ले जाए, पर पत्र कभी गांव से बाहर जा ही नहीं पाए। राजेंद्र ने महसूस किया कि जमींदार के बही खातों में सिर्फ अनाज और पैसों का ही नहीं, बल्कि सुनीता की जान का भी काला हिसाब छिपा था। राजेंद्र अब डरने वाला नहीं था। उसने तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। उस रात वो कमरे में अकेला नहीं था। जैसे ही घड़ी में 2 बजे कमरे का तापमान एकदम गिर गया। दीवारें ओस से भीगने लगी। पीछे से एक ठंडी आवाज आई। मुंशी, क्या तुम मेरी कहानी लिखोगे? राजेंद्र ने मुड़कर देखा। सुनीता की आत्मा उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा झुलसा हुआ था और आंखों की जगह केवल काला गड्ढा था। सुनीता, मैं मुंशी हूं। हिसाब करना मेरा काम है। मुझे तुम्हारा सच जानना है। मोहन कहता है तुमने जान दी, पर तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। मुंशी, मैंने खुदकुशी नहीं की। उस रात विक्रम ने मुझे मार मार के अधमरा कर दिया था, क्योंकि उसने दूसरी शादी तय कर ली थी। जब मैं बेहोश हो गई तो उसने मेरे गले में पत्थर बांधकर मुझे उस तालाब में फेंक दिया। मैं जिंदा थी मुंशी। जब पानी मेरे फेफड़ों में भर रहा था, मैं हाथ पैर मार रही थी, पर वो पत्थर मुझे नीचे खींचता गया। मुझे शांति चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। राजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सुनीता, मैं कल सुबह पुलिस लेकर आऊंगा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा कंकाल उस तालाब से बाहर निकलेगा और उस हत्यारे को फांसी होगी। अगली सुबह राजेंद्र ने अपनी शहरी पहचान का इस्तेमाल किया और जिले के बड़े अधिकारियों को बुलवा लिया। जब गोताखोरों ने तालाब के तल को खंगाला तो वहां से एक महिला का कंकाल बरामद हुआ। विक्रम, जो गांव में शान से घूम रहा था, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही उसे ले जाया जा रहा था, एक तेज हवा चली और विक्रम के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा पड़ा, जबकि वहां कोई नहीं था। राजेंद्र ने अपने खर्च पर सुनीता का अंतिम संस्कार करवाया। चिता की अग्नि शांत होते ही राजेंद्र को हवा में एक हल्की मुस्कान सुनाई दी। शुक्रिया मुंशी साहब,